अच्छा, तो हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है वो कॉजेज़, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक, वो वजूहात जिनकी वजह से एक इंसान को, इंडिविजुअल को डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर डिप्रेशन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या, आपका जो सेरोटोनिन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, तो डिप्रेशन के चांसेस हैं। ठीक है, फिर आपका NE हार्मोन है जिसको आप नोरेपेनेफ्रिन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन, और डोपामीन के डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया, ये आपके डिप्रेशन कॉज करता है। उसके बाद बायोलॉजिकल में ही आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है कि आपकी एलिवेट एक्टिविटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, किसकी, हाइपोथैलेमिक, जो आपकी पिट्यूटरी एक्सिस हैं वो, और हाइपोथायरॉयडिज्म आपका होता है। आपने देखा है कि थायराइड से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है न्यूरल एनाटॉमिकल। ये क्या होता है कि इसका मतलब है कि आपके जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, और आपका जो ये एमेगडाला है, लिम्बिक सिस्टम है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी बायोलॉजिकल एटियोलॉजी में। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि जेनेटिकली क्या फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। एक तो आपने एक जीन का नाम याद रखना है, क्रोमोसोम 2 में से कहते हैं CERB1। ठीक है, ये रिलेट है, इसकी वजह से हो सकता है। फिर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन होती है, उसकी वजह से हो सकता है। और जेनेटिक्स में ये है कि आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है तो वहाँ से भी आपको होने के चांसेस हैं। फिर आपके आ जाते हैं जी साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका एक तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एरन बेक ने थेरी दी है, कॉग्निटिव थेरी, जिसमें वो कहते हैं जी कि कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। उसमें वो कहते हैं जी कि आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस है, आइडिया ऑफ हेल्पलेसनेस है, आइडिया ऑफ होपलेसनेस है। इसको पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि क्या ये लर्नड बिहेवियर तो नहीं, ये साइकोलॉजिकल की बात हो रही है, लर्नड हेल्पलेसनेस तो नहीं। लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब ये कहने का कि एक बंदे की ज़िंदगी में काफ़ी गुज़श्ता कई सालों से एडवर्स इवेंट्स आते ही जा रहे हैं। ठीक है, और उसने ये सीख लिया कि यार इन्होंने तो आना ही है और मेरी ज़िंदगी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये तो होना ही है। तो क्या ये वजह तो नहीं उसका डिप्रेशन कॉज होने की। उसके बाद आ जाता है जी इन्वायरमेंटल। चौथा, इन्वायरमेंटल में क्या है कि बचपन में या कभी ज़िंदगी में आपने कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस तो नहीं देखे, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस तो नहीं थे। ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस ऑफ डाइवर्स टाइप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमेशा आना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना नहीं आता तो अभी इसका मतलब है कि हमारी साइकोलॉजिकल करियर में बहुत गैप है। तो इस पे अच्छा सा काम करना है, आज भी, कल भी, आने वाले सालों में भी, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी इस पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस पे ग्रिप तभी अच्छी हो सकती है जब हमें डिसऑर्डर्स आते होंगे तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, MDD का डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ने से पहले मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ पाँच स्टेप्स निकाले हैं जिनकी बेसिस पे आप किसी भी डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये 5 स्टेप्स याद रखने हैं कि इनकी बेसिस पे आपने जब भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है आपने इस तरह से करना है, आपको करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको डिसऑर्डर्स आने भी चाहिए। पहला स्टेप है, उसमें वो कहते हैं जी कि रूल आउट मेलिंगरिंग एंड फिक्शुअस डिसऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या रूल आउट करना है कि ये जो सामने क्लाइंट है इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में क्या वो मेलिंगरिंग तो नहीं है, क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा आके, क्या वो फनकारी तो नहीं कर रहा है, कुछ किसी वजह के तहत हो सकता है कि भाई मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे सुसाइड आइडिएशन आ रही है, सारा उसने डिप्रेशन का बताया है। क्या ये ठीक कह रहा है, क्या ये गलत कह रहा है। ठीक है, क्या ये फिक्शियस तो नहीं है, ख्याली तौर पे तो यूँ नहीं कर रहा। तो ये देखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं पकड़ सकेंगे तो आपका कभी भी डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा। आप ये नहीं पकड़ सकेंगे तो आपका कभी भी जो है ना वो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान बन ही नहीं सकेगा, आपसे वो क्लाइंट मैनेज ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा रूल जिसकी बेसिस पे आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है, कहते हैं जी रूल आउट सब्सटेंस इटियोलॉजी। सब्सटेंस इटियोलॉजी का मतलब है सब्सटेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, यानी ड्रग ऑफ अब्यूज़ भी इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर यानी एडिक्शन वाले ड्रग्स भी आ जाते हैं, और आपकी मेडिकेशन भी आ जाती है। कि क्या ये जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं सारे के सारे ये किसी सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज़ की वजह से तो नहीं है।
बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन ऑफ कोकेन या कैफ़ीन की वजह से तो नहीं इसको ये सिम्टम्स शो हो रहे, ठीक है, या कोई ऐसी मेडिसिन तो इसने नहीं ले ली हुई जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपने यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना होता है, साथ आपने ड्यूरेशन भी देखनी होती है कि अच्छा अगर इस वजह से नहीं आ रहे तो फिर ड्यूरेशन क्या है। 2 हफ्तों से कम है तो वैसे ही आप डायग्नोसिस नहीं दे सकते उसका। 2 हफ्ते हो रहे हैं, 2 हफ्ते हो भी रहे हैं, तो क्या ये 2 हफ्ते मेडिसिन तो नहीं ये खाता रहा। तो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट। थर्ड स्टेप में वो कहते हैं रूल आउट आप किसको करें, डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। जनरल मेडिकल कंडीशन में क्या आता है कि आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है उसकी वजह से तो नहीं, साथ में आपको अभी मैंने पहले भी आपको पढ़ते हुए बताया था फीचर्स के सबसे ज़्यादा मुश्किल डायग्नोसिस देना तब होता है जब कोई मेडिकल कंडीशन के साथ आता है। थायराइड के साथ मेरा थायराइड का ऑपरेशन हुआ है जी, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, फिर आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। कैंसर है, ठीक है, अभी मैंने बताया डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, तो ये क्या आपने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना होता है कि भाई कि रूल आउट करना होता है कि ये डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। चौथे में आपने स्टेप में क्या करना होता है, अब आपने यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं उनको स्पेसिफाई करना होता है। अब आपने सिम्टम्स देखने होते हैं, जैसे प्राइमरी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल हम एमडीडी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर वो सीगी कैप्स वाले सारे सिम्टम्स हैं। अब देखें कि क्या ये किसके साथ है। आप सारे डिसऑर्डर्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स निकाल लें, जैसे डिस्थाइमिया निकाल लें, फिर आप उसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक निकाल लें। इन सारों में देखें कि ये सिम्टम्स सेम है और कहाँ डिफ़र कर रहे हैं। ये चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में आपने ये करना होता है। पाँचवें स्टेप में आपने ये करना है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और जब चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते वो फिर एडजस्टमेंट में फंस जाते हैं। और जब ज़्यादा इस हद तक हो जाए एडजस्टमेंट में मसाइल के आपकी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने लग जाए तो आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में। तो आपने ये देखना है कि क्या ये डिप्रेशन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से तो नहीं कि सारी ज़िंदगी मैंने कनाडा में गुजारी तकरीबन अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, और जब मेरी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस का टाइम आया तो मैं बांग्लादेश चला गया, मैं श्रीलंका चला गया, वहाँ पे तो मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो आपने ये देखना है कि भाई क्या ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है या ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये तो थे जनरल स्टेप्स। अब हम दरअसल इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता दूँ कि ये मूड डिसऑर्डर्स में आता है। ठीक है, वही मूड की एक जो लाइन बनाई थी ना, वो अब आपने देखनी है। इसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि दरमियान में नॉर्मल था, लेफ़्ट पे आपका बहुत ज़्यादा डाउन था, राइट पे बहुत ज़्यादा हाई था। अब हम नॉर्मल डाउन हाई के वर्डिंग नहीं, अब हम प्रॉपर साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करेंगे कि दरमियान में जिसको हम नॉर्मल कह रहे थे बेसिकली उसको कहते हैं यूस्थेमिया। ठीक है, कि हमारा बिल्कुल नॉर्मल जो मूड है, एटीट्यूड है, उसे कहते हैं यूस्थेमिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप राइट पे चले जाएं थोड़ा सा, जब आपका मूड एलिवेट होना शुरू हुआ है तो उसको कहेंगे हाइपोमेनिया, और जब बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया तो वो मेनिया। इसी तरह वापस यूथेमिया पे आ जाएं आप तो उसके लेफ़्ट पे जाएंगे जब आप, तो फिर आपके सारे के सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी बिल्कुल पीक पे आपको मेजर डिप्रेसिव मिलेगा। ठीक है, दरमियान में कहीं आपको उसकी मिलेगा डिस्थाइमिया मिलेगा, और इस तरह से करके आपका ये पूरा चलता है। ठीक है, और हाइपोमेनिया में आपको बाइपोलर मिलेगा, मेनिया में आपको बाइपोलर 2 में, इस तरह से करके आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं। सबसे पहले डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते कौन कौन से हैं इसके अंदर। हमारा एमडीडी आता है, डिस्थीमिया आता है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर आता है। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मूड डिसऑर्डर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, डिविएशन फ्रॉम टिपिकल मूड सेट्स, और व्हाट वी वेट कॉल क्या होता है जिसको भी मैंने आपको बताया यूस्थेमिया। ठीक है, थोड़ा सोचा करें और साथ साथ रिकॉल करते रहा करें। तो मूड होता क्या बेसिकली, मूड को हम कहते हैं इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ सब्जेक्टेड इमोशनल और अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस हो गए, बिहेवियर पैटर्न्स हो गए, पैटर्न्स इन कॉग्निशन आ गए जो कि रीअकर होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब डिसऑर्डर आए तो हम उसको मूड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें से डिफरेंशियल एमडीडी है जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने लगे। अच्छा, इसका सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं डिस्थाइमिया के साथ, जिसको हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी और उसकी सिविरिटी में बहुत फ़र्क होगा। जो मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स हैं सीगी कैप्स वाले वो ज़्यादा सीवियर होंगे और डिस्थाइमिया के लेस सीवियर होंगे। दूसरा ड्यूरेशन का बहुत फ़र्क है, उसके अंदर आपने कहा जी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन अगर 2 वीक्स और 2 वीक्स से इतना तजावुज़ कर जाए कि वो 2 साल तक जा पहुँचे तो वो फिर आपका एमडीडी से कन्वर्ट होकर डिस्थाइमिया में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एमडीडी इज़ प्रोटोटिपिकल और इसके रिलेशन में होता है साथ फिर डिस्थाइमिया, जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कोरिलेट करता है बहुत सारी जगहों पे।
ठीक है। अब इसका नाम इसलिए रखा गया है कि डिस्थाइमिया कहते हैं, सॉरी, डिस्थाइमिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट लो ग्रेड डिप्रेसिव सिम्टम्स। ये लो ग्रेड होते हैं और परसिस्टेंट का मतलब है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के साथ, तो इसके नाम में ही इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस था। फिर हम आते हैं जी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की तरफ। इसमें भी सबसे पहले ड्यूरेशन का फ़र्क है, अच्छा खासा ड्यूरेशन का फ़र्क है। उसकी ड्यूरेशन और है, इसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स है। फिर जो ऑनसेट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड है, और वो स्पेसिफिक इवेंट है मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वुमेन की, ठीक है। उसके बाद वी क्लियरली लिंक्ड टू वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके सिम्टम्स में क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है, ब्रॉडर देन मेजर डिप्रेसिव। मेजर डिप्रेसिव में तो स्पेसिफाई करता है ना बहुत सारी जगहों पे, एपिटाइट पे बहुत स्पेसिफाई कर रहा है, वेट गेन है, वेट लॉस है, ज़्यादा खाया है, कम खाया है, इंसोमिया है, हाइपर इंसोमिया, इस तरह से करके बहुत बारीकी में बता रहा है। इसमें इतना नहीं, ये ब्रॉडर टर्म में कि इरिटेबल मूड है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो है कि जी आपके 12 महीने कम से कम 1 साल, जब जब आपको मेंसेस हुए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस की है, आपको ये सारे सिम्टम्स मिले। नंबर 3 पे आप बाइपोलर के साथ जब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, यानी मेनिया और हाइपोमेनिया के साथ करते हैं, तो आपको यहाँ पे एलिवेटेड मूड मिलते हैं। अच्छा, एलिवेटेड मूड में भी आपकी डिस्ट्रैक्शन आ रही होती है, ठीक है। बाइपोलर में भी डिस्ट्रैक्शन है, आपका डिस्ट्रेस भी कॉज होता है, और उसमें भी हो रहा था। तो आपने ये देखना है कि ये डिप्रेशन की वजह से है या उसकी मैनिक एपिसोड या हाइपोमैनिक की वजह से है, ठीक है। तो वो आपने बहुत कीनली देखना होता है, क्योंकि इरिटेबिलिटी भी सेम है, स्ट्रेस भी सेम है। तो क्लिनिशियन हैव टू क्रिटिकली एवेलुएट कि मैनिक सिम्टम्स तो नहीं है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वो जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे ना, उसके अंदर ये चीज़ घूम रही है सारी की सारी। अब आप खुद ही रिलेट कीजिएगा कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर है जी आपने चौथे पे ये देखना है कि सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव तो नहीं है, ठीक है। आपकी ये किसी मेडिकेशन की वजह से तो नहीं हो रहा। एमडीडी एपिसोड शुड नॉट बी ड्यू टू पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है। कोई पैथोफिजियोलॉजिकल क्या होता है, मतलब आपके जिस्म का कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई मेडिकल कंडीशन, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, पैथोफिजियोलॉजिकल, ठीक है। नंबर 5 पे वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू डायग्नोज एक बच्चा एडोलेसेंट, तो आपने देखना है एडीएचडी के साथ इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन की जो टॉलरेंस है वो बहुत लो होती है एमडीडी में भी और एडीएचडी में भी, दोनों की एपिसोड्स में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डीएसएम क्या कह रहे हैं, एपीए क्या कह रहा है कि अगर आपका क्राइटेरिया दोनों के लिए मैच हो गया, कि एडीएचडी का बच्चे में क्राइटेरिया भी मैच हो गया और बच्चे में एमडीडी का क्राइटेरिया भी मैच हो गया, और आपको नज़र आ रहा है कि इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मूड के अंदर उसकी, और क्रैंकी मूड बहुत ज़्यादा है, तो आपने एमडीडी की बजाय इसका एडीएचडी का डायग्नोसिस देना है, ये डीएसएम कहते हैं, ठीक है ना। साथ आपने लिख देना है इन एडिशन टू मेजर डिप्रेसिव, ठीक हो गया। और इसमें आपको चूँकि ज़्यादा इरिटेबिलिटी मिल रही है, लेस सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वजह से। छठे पे आपने वही देखना है कि क्या ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, ठीक है। कोई यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइकोसोशल स्ट्रेसर एंड एडजस्टमेंट, कि साइकोसोशल स्ट्रेसर है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई इवेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर मिला है, या मैं चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो फुल क्राइटेरिया ऑफ एमडीडी एपिसोड इज़ नॉट मैट इन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में एमडीडी का सारा क्राइटेरिया मैच नहीं होता, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा डिप्रेस उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद 7th में आपने सिर्फ सैडनेस से, कि सैडनेस जो है वो ह्यूमन नेचर का, फितरत का एक हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है कि वो सैड होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप, ऐसा तो नहीं होता कि आपकी अभी जितनी भी ज़िंदगी है 19 साल 20 साल, मेरी जैसे 24 साल ज़िंदगी, मैं गुज़श्ता 23 साल 24 सालों में कभी सैड ही नहीं हुआ। अब मैं सैड हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे एमडीडी था या मुझे डिस्थाइमिया है। सैडनेस फितरत है, तो आप कभी कभी सैड हो सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या ये वो कभी कभी होने वाले सैड के साथ तो नहीं आया। तो इसका पता आपको ड्यूरेशन से और सिवियरिटी से लगेगा कि बहुत सिवियर सैड हूँ मैं और 2 हफ्ते भी हो गए हैं मुझे, और साथ फिर आपने देखना है कि बाकी भी अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फिर तो आपको अगर सारे मैच हो रहे हैं तो आंखें बंद करके एमडीडी का डायग्नोसिस दे देंगे आप। नहीं हो रहे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये आपका सिर्फ जो है ना खाली सैडनेस चल रही है, तो उसके लिए आप सीबीटी करवा दें, एक्टिविटी दे दें और बाकी दीगर चीज़ें। तो ये आपका अब एमडीडी कवर हो गया। इंशाल्लाह बाकी डिसऑर्डर्स जैसे मैं कवर करता जाऊँगा मैं आपको बता दूँगा, और ये जो स्टेप्स मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बताए थे वो हमेशा याद रखिएगा।